हो रही है। नेगेटिव चर्चा मतलब लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हम लोग होते हुए देखने को मिल चुके हैं। वो है कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स सरकार ने यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है, हर एक चीज के ऊपर टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया। चाहे अगर हम लोग एलटीसीजी की बात कर ले, एसटीसीजी की बात कर ले, ठीक है, एसटीटी की बात कर ले, ठीक है, रियल एस्टेट से रिलेटेड बात कर ले, या फिर जो इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट था उससे रिलेटेड भी बात कर रहे, वो भी उन्होंने हटा दिया। तो इस चीज के चलते हम जा चुके हैं। तो एक और रिक्वेस्ट हम लोग को इनके ओर से जाते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड की जो हेड बॉडी रहती है, जिसको हम लोग एमफी बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, किसकी हेड बॉडी है? म्यूचुअल फंड की। तो इनके ओर से भी अब सुनना है कि नहीं सुनना है करके। सो डेफिनेटली दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एमफी ने रिलीज किए हैं 6 पॉइंट, मतलब उन्होंने डिमांड किया है निर्मला सीतारमण जी कि हम लोग 6 पॉइंट्स को कवर नहीं करेंगे, हमारे मार्केट से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट चीज है उसी को हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, बाकी सारी चीजें वो सेक्शन से रिलेटेड है वो ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट कौन सा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ चेंज इन कैपिटल गेन टैक्स। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं एमफी ने यहाँ पे प्रपोज किया है, ठीक है, कि भाई इसको रिकंसिडर किया जाए कि आपने जो ये इंडेक्सेशन यहाँ पे रिमूव किया, इसका इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता था, ऑब्वियसली वो रियल एस्टेट की बात नहीं करेंगे, उससे काफी डेंजरस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कौन सा? रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना कि अभी 2024 चल रहा है, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया भाई आपके ऊपर इतना 10% नहीं 12.5% का टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से, ठीक है। बट ये कब से लगेगा? अगर किसी ने इसके पहले भी निवेश करके रखा हुआ है, ठीक है, अगर किसी ने 2020 में निवेश किया, किसी ने 2010 में निवेश किया, किसी ने 2000 में निवेश किया, किसी ने 1900 के जमाने से निवेश किया, भाई उनको भी क्या करना पड़ेगा? अभी वो आईटीसीजी को 10 से 12.5 यहाँ पे कर दिया, ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि वापस इसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपने चेक करना चाहिए कि क्या इसकी एक्चुअल में जरूरत है भी या नहीं, ठीक है, क्योंकि 10 का 25% होता है 2.5 एंड वो होता है 12.5%। सो ये काफी ज्यादा हम लोगों को एक्चुअल में तकलीफ देने वाली बात है। अगर आपको लग रहा है 10 का 12.5 तो है, क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसी बात नहीं है भाई, ठीक है, वो काफी फर्क पड़ेगा जब आप एक्चुअल म्यूचुअल फंड का ही सहारा लेते हैं, ठीक है। एंड इसी चीज के चलते आप देख सकते हो कि आज के दिन भी लेस देन 5 करोड़ इन्वेस्टर हम लोग को म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिले। तो ये जो इंडस्ट्री है, ठीक है, काफी बड़ी बनने के लिए अभी भी टाइम है और इसको बड़ा बनाने के लिए काफी एफर्ट्स लेने यहाँ पे पड़ते हैं। एंड इस प्रकार से अगर यहाँ पे टैक्सेशन यहाँ पे लगाया जाएगा तो डेफिनेटली ये जो इनका एफर्ट्स है वो पूरी तरीके से पानी में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, मिल रही है। सो अभी व्हाट नेक्स्ट में ऑब्वियसली अभी ये सुझाव तो यहाँ पे सरकार के पास जाते हुए देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली निर्मला सीतारमण जी के पास ही जाएगा, ठीक है। काफी लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी को भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप भी थोड़ा सा इस चीज में ध्यान जरूर यहाँ पे दीजिएगा, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे हम लोग को इस चीज के चलते डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को कौन सा देखने को मिल रहा है? यस, एफआईएस की जो फाइटिंग है, ठीक है। इसके पहले हमेशा एफआईएस जिस प्रकार से बाइंग करते थे मार्केट ऊपर जाता था, अगर ये निकलने की बात करते थे तो मार्केट गिर जाता था। ये सिनेरियो हम लोग को बदलते हुए देखने को मिला है पिछले 2-3 साल के हिसाब से। क्यों बदला? क्योंकि ऑब्वियसली इसके पीछे का रीजन है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके हाथ मजबूत हो गए और इस चीज के चलते क्या है कि एफआईएस जितना बेचते थे, आप देख सकते हो यहाँ पे एफआईएस ने बेच दिया 40 से 42,000 करोड़ का माल, इन्होंने खरीद लिया 55,000 करोड़ का माल, इन्होंने बेच दिया 35, इन्होंने खरीद लिया 44, इन्होंने बेच दिया, इन्होंने खरीद लिया, इन्होंने बेच दिया, इन्होंने खरीद लिया, इन्होंने मतलब ये डीआईएस है, ठीक है। तो एफआईएस जितना खरीद रहे थे उससे कई गुना ज्यादा डीआईएस यहाँ पे बाय करते जा रहे थे। इसी चीज के चलते हमारा मार्केट इतना स्टेबल रहा। तो ये स्टेबल कैसे रहा? तो डीआईएस मतलब क्या? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इसमें सबसे बड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन किसका रहता है? तो म्यूचुअल फंड का ही तो होता है। और म्यूचुअल फंड मतलब उनका खुद का थोड़ी ना कोई वजह होता है, रिटेल इन्वेस्टर ही तो है जो यहाँ पे अपने प्रोफेशन में बिजी है, ठीक है। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर की बात करें, ठीक है, वो तो अपना काम करते, तो अपना कमाया हुआ पैसा वो क्या करते हैं? वो म्यूचुअल फंड में डालते हैं। और इतना पैसा यहाँ पे आया है म्यूचुअल फंड के पास, तो जिस चीज के चलते डीआईएस मजबूत यहाँ पे हो चुके हैं, वो एफआईएस को पूरी तरीके से टक्कर दे रहे हैं। एंड इसलिए मार्केट इतना स्टेबल हम लोग को देखने को मिला। अगर गिर भी गया तो रिकवरी बहुत शार्प होती है। तो ये अगर इस प्रकार की अगर चीजें अगर होना स्टार्ट हो गई कि इस प्रकार से टैक्सेशन सरप्राइजेस पुरानी रेट्रोस्पेक्टिव के हिसाब से लगना स्टार्ट हो गए, एंड अगर कल यहाँ पे म्यूचुअल फंड की ताकत अगर कम हो गई, मतलब उन पैसा यहाँ पे कमाना स्टार्ट हुआ, एंड अगर डीआईएस अगर कमजोर यहाँ पे पड़ गए, तो वापस जो पुरानी चीजें बाजार में होती थी वो होना यहाँ पे स्टार्ट हो सकते हैं। सबसे बड़ा डर देखने को आप देख सकते हैं कि एसआईपी देखिए 21,000 करोड़ की एसआईपी हम लोग को आते हुए देखने को नहीं। पहले 20 था, देन 20 300 से 20 900 हो गया, फिर 21,262 हो गया, ठीक है। तो इतना बड़ा जबरदस्त इनफ्लो हम लोग को म्यूचुअल फंड में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये जो इन्वेस्टर है, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस बनाए यहाँ पे रखना चाहिए। तो ये एमफी ने रिक्वेस्ट यहाँ पे की है सरकार को कि कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन और आगे लोगों के दिमाग में कि भाई मैं इतना लंबा निवेश करके रख दूं और अगर भविष्य में अगर इन्होंने भयंकर टैक्स बढ़ा दिया तो फिर फायदा क्या इतना निवेश करने का? तो ये दिक्कत है हम लोग को देखने को मिला। और पहले देखिए कितना निवेश होता था, 3 करोड़, 3 मतलब 3,000 करोड़, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, एंड वहां से हम लोग ने जंप देखिए कहां से कहां आगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीजें फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इंडस्ट्री भी आप देख सकते हैं एवरेज एयूएम 60 लाख करोड़ के पार जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है, एमपी ने भी वही रिक्वेस्ट यहाँ पे करके रखी। और मैंने जैसे आप लोगों को कहा, मैं अगेन कह रहा हूँ, चलो आपने 10 का 12.5 भी किया ना, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं, चलो एक बार वो भी हम लोग मान लेते हैं। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यस, अनसर्टेनिटी अहेड। कौन सा वाला? कि जहां से आप ये चीजों का अनाउंसमेंट कर रहे हो उसके आगे की ओर से यहाँ पे ये चीजें लागू होनी चाहिए। मतलब अभी 2024 था ना, आप ये कहो कि 2024 अभी आपने बजट का अनाउंसमेंट किया, ठीक है, अभी अगस्त कौन सा जुलाई में था, अगस्त ऑनवर्ड अगर कोई यहाँ पे निवेश करेगा आगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो लॉन्ग टर्म रहेगा उसके ऊपर हम लोग 12.5 लेंगे, ठीक है, तो लोग प्रॉपरली प्लान कर पाएंगे, ठीक है। बट
यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, प्रोस्पेक्टिव है नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव है। मतलब 1900 के बीजान आने से किसी ने अगर निवेश करके रखा होगा और अगर वो प्रॉफिट बुक कर लेता है तो 10% नहीं 12.5% उसको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। एंड अगर भविष्य में, जैसे मैंने कहा कि अगर इनकम के हिसाब से अगर स्लैब्स अगर वो लेकर आ जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा डर रहेगा, तो फिर मतलब जितना भी निवेश करके रखा होगा आपने, उसका प्लानिंग ही पूरा कोलैप्स यहाँ पे हो सकता है। तो ये एक अनसर्टेनिटी हम लोग को आगे देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अभी क्या होता है करके। एंड अभी आने वाले समय में व्हाट नेक्स्ट में हम लोग को क्या करना है। अभी तो जुलाई मंथ है, अगस्त देखना पड़ेगा, सितंबर देखना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड में किस प्रकार का इन्फ्लो आता है करके, क्या वहां पे कोई कम हुआ है, क्या उसकी ग्रोथ में कोई कमतरता आई है। मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाकर हम लोग उसको स्टडी करने की कोशिश जरूर करेंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।